कि आपने अपना गोल कब डिसाइड किया? बचपन में भाई सभी को रहता है कि थोड़ा सा बॉडी होनी चाहिए। हमारा स्ट्रगल भाई ये रहा था कि रात में 11-11 बज जाता था वहाँ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके खुलवाए रखता था काफ़ी देर तक। किसी भी फील्ड में बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। अगर आपकी बेसिक फंडामेंटल सही है तो आप किसी फील्ड में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। अक्सर ये मिथ भी रहता है कि जो बॉडी बिल्डर है वो रनिंग नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है, वो तब होता है जब आपका न्यूट्रिशन सही वे में नहीं है। टीनेजर्स जो जिम ज्वाइन करते हैं उन्हें ये लगता है कि हमें 3 महीने में ही रिजल्ट मिल जाए। मिल जाते हैं कई लोग 3 महीने लेकिन वो स्टेरॉइड से पॉसिबल हो जाता है, और जब वो छोड़ते हैं तो उसी स्टेज पे वापस वहीं पहुँचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चाय विद बाबू पे। आज के हमारे गेस्ट हैं चैंपियन ऋषु जी। नमस्कार ऋषु जी, स्वागत है आपका चैनल। थैंक यू। अपने बारे में बताइए ऋषु जी। सबसे पहले आपका आपने हमें अपने पॉडकास्ट लगाने का जो है इनवाइट किया है, तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पहले फुरकान में मुझे सारे लोग जानते हैं, हाँ, बट जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी करंट में मेरा जिम चल रहा है शिवराम में, तो वो मेरा जो है अर्निंग सोर्स है। और बाकी मैं एथलेटिक में, आर्म रेसलिंग में और पावर लिफ्टिंग और मेंस फिजिक में 2017 में खेला हुआ था। तो उसमें इनमें मेरा नेशनल्स है सारे में। हाँ, नेशनल में ऑलमोस्ट सब में ही गोल्ड है। आर्म रेसलिंग में मेरा थोड़ा सा अभी जो है स्टार्टिंग करियर है, मुझे 1-2 साल हुआ है। और आर्म रेसलिंग का हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कम से कम अगर किसी भी बंदे को इसमें कुछ करना है तो 2 से 4 साल आराम से देने पड़ते हैं। आर्म रेसलिंग। हाँ जी, तो मैं अपने अचीवमेंट वगैरह में बता दे रहा हूँ आपको। 2017 में मैंने एथलेटिक करियर अपना स्टार्ट किया था। तब पहला जो मैंने कॉम्पिटिशन खेला था वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा उस तरीके से। तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग भी हुई थी। स्टार्टिंग जर्नी वही थी। हाँ, स्टार्टिंग जर्नी वहीं से हुई थी। तो ऋषु जी, आपने अपना गोल कब डिसाइड किया था और कैसे डिसाइड किया था? बचपन में भाई सभी को रहता है कि थोड़ा सा बॉडी होनी चाहिए हमारी, तो इसी तरीके से मेरा भी थोड़ा ड्रीम था, देखता रहता था। सभी लोग को ऐसा रहता है कि हाँ थोड़ा सा बॉडी हो, पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम मैं अपने फादर को ही देखा था। मेरा फरुखाबाद में घर है, तो मैं पहले गांव से बिलोंग करता हूँ। तो गांव से जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो कुछ भैया लोग थे जो मेरे पड़ोस में ही रहते थे, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ऋषु ये सिक्स पैक होते हैं तुम्हारे। अच्छा, तो मैं पहले जानता नहीं था कुछ ये क्या होता है। आपके पहले से ही थे, मेरे उस टाइप पे थे, हाँ। तो पापा ट्रेनिंग कराते थे हाँ, जो बेसिक होती थी, तो उसी का ही थोड़ा सा ज़्यादा ये इम्पैक्ट था इसमें। तो मैं बहुत हैरान था, मैं कह रहा क्या चीज़ होती है यार, ये तो मेरे ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत है, पहली बार ये हुआ था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो मैं पापा से पूछा जाके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पापा को भी नहीं पता था कि क्या है, बट वो थे हम लोग के जेनेटिक्स में ही ऐसा था। तो वहाँ से मैंने सोचा कि ये कुछ अच्छी चीज़ होती होगी, इतने लोग आपको जो है एडमायर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो मैं सोचा कि क्यों ना कंटिन्यू करूँ। तो वही अपना जो बेसिक रहता है गाँव में, पुशअप्स, चिन-अप्स, रनिंग, 3 ही चीज़ें होती हैं। तो 3 चीज़ें उन्हें जो कि बेसिक एक फाउंडेशन होती है किसी भी एथलीट की, जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। वो स्टार्टिंग में आपने ऐसी क्या-क्या गलतियाँ की थी जो आप बताना चाहेंगे कि और कोई उन्हें ना करे? जी बिल्कुल, गलतियाँ भी थी और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि जब पहली बार हुआ था तो मैं रेंज में रहता था उस टाइम पे। तो कोई भी अगर कोई चैलेंज देता है मुझे, तो मैं कंप्लीट कर देता था। अब उसमें मेरे बॉडी पे ही ज़्यादा, कई बार मुझे पता नहीं था कि बॉडी मेरी जो किस तरीके से वर्क कर रही है, अभी पीक पे आया नहीं। तो किसी ने कुछ चैलेंज दिया कुछ उठाने का, तो मेरा वेट था 40-45 किलो स्टार्टिंग में। और सामने वाले जो कोई अंकल जी थे या जो भी लोग थे, तो उनका वेट 100 होता था, 70-80 भी होता था। डबल आ तो उन्होंने अगर कोई चीज़ लिफ्ट करी है वहाँ पे गाँव में, तो वो मुझे लगता था मुझे भी उठानी चाहिए, तो मैं उनसे चैलेंज ले लेता था, मैं भी करके दिखाऊँगा। तो एक बार मैंने जो ट्रैक्टर के पीछे का एक पार्ट होता है, उसमें जो लगता है एग्रीकल्चर में काम आता है काफ़ी ज़्यादा, ट्रॉली नहीं, एक वो होता है जिसमें तवे लगे रहते हैं, जिससे कटान होता हाँ, हैरो, काफ़ी ज़्यादा वेटेड होता है। तो वो एक बार बरसात में कहीं रखा हुआ था, तो हम दोस्तों में बहस हो गई, तो हम उसे ही उठाने चले गए। तो उसको ही उठा दिया था, उठा तो दिया, ये अभी भी चला था, तो उस टाइम पे बुस्ट भी कर दिया, बट मेरी इंटेस्टाइन में जो है स्वेलिंग आ गई थी। मुझे 1 महीने हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा था उस टाइम पे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी बिगिनिंग में। तो आपकी इस स्टोरी से उन्होंने ये मैसेज जाएगा कि जितना आपका बॉडी वेट हो आप उसी के ही अकॉर्डिंग बॉडी वेट लिफ्ट करें, ईगो लिफ्टिंग में ना। बिल्कुल ना करें, और पॉसिबल ही है कि सारी जिम में आपसे सीनियर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, आप उनके अंडर रहिए। किसी से भी कोई बॉडी वाला बंदा किसी में ईगो नहीं होता, अगर आप उससे पूछेंगे तो आपको ज़रूर बताएगा वो। ऋषु जी, आपकी इस पूरी जर्नी में स्ट्रगल क्या रहा था? स्ट्रगल भाई ये रहा था
कि जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ से थोड़ा गेस कर पाएंगे कैसा रहा था। बड़ी चोरी से जिम करना स्टार्ट किया था जब आपके गांव में किसी हाँ गाँव में जिम था। तो ये था कि वो जिम काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्कूल था, उसमें 15 kg ज़्यादा वेट नहीं था डंबल में, और मेरा वहाँ से सेट स्टार्ट होता था 15 kg। हाँ। तो मैं यार बड़ा चक्कर में था कि यार मैं पुश कैसे कर पाऊँ खुद को। रोड होती थी बहुत पतली होती थी, मेरे हाथ पे ग्रिप नहीं आती थी उसकी अच्छे से। तो मैं सोचा कि मुझे कोई अच्छी जिम एक मिल जाए। तो बघार पे ही एक मेडिकल कॉलेज है अपना, हाँ, वहाँ पे एक जिम खुली थी, बहुत वो अच्छी जिम थी और वहाँ पे ट्रेनर भी अच्छा था। इक्विपमेंट्स भी हाँ, आपके बहुत मेरे मतलब मेरे जो मेरा जो उस टाइम पे जो मेरा लेवल था उस हिसाब से वहाँ इक्विपमेंट सही थे। जो नीड थी आप हाँ वहाँ थे। तो वहाँ तो मैं पहली बार ऐसी जिम में गया था, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। तो मैं कैसे भी करके मैंने अपने पैसे कोचिंग से सेव करे, ठीक है, कुछ मम्मी से लिए, बट मैंने बताया नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ कि मैं जिम जा रहा हूँ। और रात को चोरी से निकलता था घर से शाम को हाँ, ये बताने के लिए मैं कोचिंग जा रहा हूँ। 6 बजे निकल गया और 7 बजे तक मेरा वर्कआउट स्टार्ट होता था। रात में 11 बज जाता था वहाँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके खुलवाए रखता था काफ़ी देर तक। 16 साल की एज में आपने जिम ज्वाइन की और प्रैक्टिस आप तो फिर शायद 11-12 से ही करते हो। जैसे मैं बताऊँ आपको, किसी भी फील्ड में बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल सही है तो आप किसी फील्ड में अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे, चाहे वो जिस फील्ड की बात हो, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, हॉकी हो, कुछ भी हो। तो इसमें जो अपना एथलेटिक का बेसिक है, जो पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग है, जो भी आप फील्ड में लगा लें, तो उनका सबसे ज़्यादा बेसिक रहता है तो पुशअप्स, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट है। चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप सब पे आती है, शोल्डर पे भी आती है, स्क्वाट हो गई, बैठक हो गई, ठीक है। तो चारा लाना होता था खींच से, तो कई बार बहस में कई ज़्यादा गुना लगाता था अपने वेट से। तो वो 1 किलोमीटर तक लगातार जाना, ये वेट होता था चारे का। सारे का वेट होता होगा आई थिंक 70 से 80 kg। वो आप अपने ऊपर उस अपने ऊपर गर्दन पे रखी है। मेरी नेक भी बहुत ज़्यादा गिफ्टेड इसी वजह से है कि मैं ज़्यादा लिफ्ट कर पाता हूँ, लेग भी मजबूत इसीलिए रहते हैं। ज़्यादा लगाता नहीं, बट जब परफॉर्म करता हूँ तो 3 टाइम्स बॉडी वेट स्क्वाट कर देता हूँ कभी भी। तो ASPR कितना रहा है आपका स्क्वाट्स? 220 रहा है मेरा 65 kg के आसपास में। नेशनल में भी कई बार उसमें गोल्ड आया है, तो इतना ही रहता था। उस टाइम कुछ नहीं करना पड़ता खुद को। अब पावर लिफ्टिंग थोड़ा साइड हूँ तो थोड़ा कम कर दिया, पहले इतना ज़्यादा करता था। तो जब आपने जिम ज्वाइन की थी 16 साल की एज में हाँ। और अभी तक आपको ये फिजिक बनाने में कितना टाइम लगा? जैसे मैं आपको बताऊँ, फिजिक अगर उस स्टैंडर्ड पे माने तो मेरी फिजिक उस टाइम पे ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो लुक ऐसा था कि अगर आज के टाइम पे वो लुक होता तो मिलियन सब्सक्राइबर होते। एस्थेटिक बॉडी 55 kg वेट था उस टाइम पे। 3 साल के बाद बता रहा हूँ, जब मैंने 15 साल की ऐसे स्ट्रगल स्टार्ट किया, 17 का मैं बता रहा हूँ आपको, तो 3 साल बाद में तो 15-14 में स्टार्ट कर दिया था अपना वर्कआउट। तो एक फिजिक का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट पैकेज था, स्ट्रेंथ भी थी और एस्थेटिक लुक भी था, साइडेड बॉडी थी, परफेक्ट। रनिंग भी बहुत अच्छी कर लेता था। आप कैलिस्थेनिक बोले चलने को, किधर भी। अक्सर ये मिथ भी रहता है कि जो बॉडी बिल्डर है वो रनिंग नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है, वो तब होता है जब आपका न्यूट्रिशन सही वे में नहीं है। टीनेजर्स जो जिम ज्वाइन करते हैं उन्हें ये लगता है कि हमें 3 महीने में ही रिजल्ट्स मिल जाए। मिल जाता है कई लोग 3 महीना। लेकिन वो स्टेरॉइड से पॉसिबल हो जाता है, बट जब वो छोड़ते हैं तो उसी स्टेज पे वापस वहीं पहुंचते हैं। और जो टीनेजर्स जिम ज्वाइन करते हैं उन्हें पेशेंस रखना चाहिए। बिल्कुल पैसेंजर रखना चाहिए। हम लोगों की लाइफ में फिटनेस की इंपॉर्टेंस कितनी है? भाई मैं बताऊं, बंदा लाइफ में जो भी कर रहा हो, सपोज वो एक इंजीनियर हो, वो एक डॉक्टर हो, अगर आप फिट नहीं है, मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हैं। सपोज आप एक डॉक्टर हैं, आप हर महीने या हर दिन 1 लाख कमा रहे हैं और वापस से आपको रात को एक नींद की गोली लेके सोना पड़ रहा है, बीपी कंट्रोल कर रहे हैं आप अपना, समझिए आप मेरी बात को, तो आपकी वो कमाई मेरे नज़र से किसी काम की रहेंगे। वो आप दुनिया के लिए कमा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या फिर उनके लिए कमा रहे हैं जिनसे जो है आपको आगे इम्पैक्ट में वो यूज़ करेंगे। तो उन्हें मेरे नज़र से, जैसे मेरा इस पर जो है अपना टेक है, तो मैं ये जानना मतलब मैं इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा कि सपोज मेरे फादर है, तो मेरे फादर ने इतना मेरे लिए नहीं छोड़ा, वो उतना ही कर रहे हैं जितना मुझे ज़रूरत है, इतना मैं लिविंग में। बट अगर वो अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करके मेरे लिए कुछ इतना करोड़ों बना के जा रहे हैं, 10-20 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर हेल्दी है तो मेरी नज़र में उनका वो कमाना बेकार है। बिल्कुल। तो यही मेरी नज़र में इंपॉर्टेंस, फिटनेस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी भी ह्यूमन बीइंग की। अगर आप अनहेल्दी हैं और आपके पास वेल्थ है तो वो वेल्थ किसी काम की भी नहीं, आप उसे सिर्फ डॉक्टर पे खर्च करेंगे, का यूज़ कोई और कर। कोई यूज़ करे, कोई और ही उसे भोगेगा आगे चल के। तो आप जैसे अगर कोई भी कैरियर है, कैरियर के साथ साथ आप फिटनेस पर भी ध्यान दें। पूरा ध्यान होना चाहिए। एटलीस्ट आप 40 से 45 मिनट जो है वर्कआउट अपने लिए निकाले, वर्कआउट करें। स्टार्टिंग में जब आप जिम जाते थे तो घर वालों से छुप कर जाते थे जी। और आज आपका खुद का जिम है। हाँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है इंटरेस्टिंग जर्नी है।
बिलीव करना होता है खुद पे। जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आप में यकीन होना चाहिए। मेरे अंदर ये था कि मैं इतना कर लूँगा। जैसे कई बार मैं हर्ट हो जाता था जब लोग कहते थे कि कुछ हो नहीं पाएगा, ये तुम्हारे लिए गलत रास्ता है, तुम पढ़ाई करके कोई जॉब लो। बट मुझे पता था कि उसमें रूल्स किसी और के बनाए हुए होंगे, वो मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगा। तो मेरी लाइफ में जैसे मुझे एक अभी बर्थ मिली है, मुझे इसी जन्म में 2-3 बार पैदा नहीं होना है, एक ही बार होना है। तो मैं वही करूँगा जो मेरी इच्छा है करने की। तो इसलिए मैंने वही चूज़ किया जो मुझे अच्छा लगता है। वो एक कोट है, वन लाइफ वन चांस वन अपॉर्चुनिटी गिव इट ऑल योर्स। बिल्कुल, तो आपने अपना पूरा सारा हाँ, किया। सारा कुछ। तो आपकी इस पूरी जर्नी में आपने रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज किया? रिलेशनशिप को मैं ऐसे मानता हूँ कि जैसे ये कोई मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं है। हाँ। बट इतना है कि जैसे आप ज़िंदगी में जब किसी से मिलते हैं तो उसका कुछ रीज़न होता है। ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ डिसाइड किया होता है उस पार्ट पे। वो रिलेशन हो जाता हाँ, वो रिलेशन हो जाता है। अच्छा, इसमें हमें क्या देखना होता है कि थोड़ा सेल्फिश बनना चाहिए इसमें कि हमारे लिए क्या सही है। जब आप अपने लिए कुछ सही कर पाएँगे तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाएँगे। जैसे मान लो अभी आज मैं जी रहा हूँ, तो मैं क्या हेल्प करूँगा किसी की? तो जब भी आप रिलेशनशिप रखें, वो चाहे दोस्ती हो, ठीक है? चाहे आपका मॉडर्न डे में कह जीएफ या जो भी कह लें, प्यार हो। हाँ, जो भी हो। तो उसमें आप ये देखिए कि आप ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं। अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो उस चीज़ को वहीं रोक देना चाहिए मेरी नज़र में। तुरंत डिसकंटिन्यू करो, उसे बिल्कुल आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, आपने अपना पहला कॉम्पिटिशन कब और कहाँ पे पार्टिसिपेट किया था? मैं 2017 में मेरे फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया था कि वो प्रमोट किया जा रहा था। 17 में? हाँ, 2017 में। 2017 में। तो दिल्ली में था। जनकपुरी एक जगह है। कॉम्पिटिशन दिल्ली हाँ, में था। हाँ, दिल्ली में था। तो सिलेक्शन ट्रायल उसके यूपी लेवल से ही हुए थे। इस चीज़ का कॉम्पिटिशन? पावर लिफ्टिंग का था। मैं देख के मैंने कहा यार ये वेट उठाना है, तो कितना डेड लिफ्ट क्या होती है मुझे पता नहीं था। मुझे पता था कि वेट ज़मीन से ना अपनी कमर तक लेके जाना है, इतना मुझे पता था। तो मैं सोचा यार मेरा वेट अभी 60 केजी जब तक हो चुका था, 60, 57, 60 और एज भी सब जूनियर थी, 70 थी तो सब जूनियर था। तो उन्होंने कहा यार बहुत छोटा बच्चा है, ये कितनी दूर से आ गया है और ये क्या ही करेगा। तो उन्होंने मुझे मतलब मेरा सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने मुझ पे दे दिया। उन्होंने कहा कि मतलब इसकी थोड़ी सी मतलब जो है ऐसे ग्रूम वगैरह करेंगे इस चीज़ की, करवा देते हैं। हाँ, करवा जैसे खिला देते हैं। तो उन्होंने उस पे तरस खा के मुझे खिला दिया। पहली बार ऐसा लग रहा था कि यार गलत पंगा हो गया, छोड़ो नहीं खेलते, वापस चलते हैं। एक बार गिव अप करने का मन आ गया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार ये मुझसे हो नहीं पाएगा। तो वहाँ पे मुझे पुश किया, लोगों ने कहा कि हो जाएगा, तुम खेल लो, हो जाएगा। तो अब वेट लिफ्ट करने की बारी आई, तो मेरे पास बेल्ट नहीं है, कॉस्ट्यूम तो है ही नहीं। मैं ऐसे जिस कपड़े में गया हुआ उस मैंने पहुंचा, आप स्टेज पे उन्होंने मुझे बाहर कर दिया, बोलने कि बेटा पहन के आओ, क्या है। तो एक पंजाब का लड़का था, करण बैस, करण बैस उनका नाम था। तो उसने उसका कुछ आया था, तो उन्हें मुझ पर थोड़ा तरस आया। उन्होंने मुझे उसका कॉस्ट्यूम दिया, उसका बेल्ट दिया और अनफॉर्चुनेटली मैंने उसी को ही बीट कर दिया। विशु जी, ये जो आपने अचीवमेंट किया था उस कॉम्पिटिशन में, जब वो आपने फैमिली को बताया तो उनके रिएक्शंस क्या थे? सबसे पहले बहुत खुश थे पापा, और फैमिली में सारे मामा और मम्मी सारे लोग बहुत खुश थे। विशु जी, जब आपने पहला कॉम्पिटिशन अपना दिल्ली में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद आपने अभी तक कितने कॉम्पिटिशन्स में किया पार्टिसिपेट? जब एक कॉम्पिटिशन हो गया था मेरा, हाँ, मैंने खेल लिया, उसके बाद फिर मैंने वापस से मुड़ के नहीं देखा। मुझे जहाँ नोटिफिकेशन आया ये कॉम्पिटिशन है, वहीं मैं पहुँच जाता था। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एमपी, ग्वालियर, उसके बाद मैं उज्जैन में भी खेला, ठीक है। मोटा मोटा लगा लो तो भारत के ऐसे 2 या 3 स्टेट ऐसे होंगे जहाँ मैं खेला नहीं हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था 200 रुपये जिनके लिए नहीं मिलते थे, अब 20 लाख रुपए लगा सकता हूँ कबड्डी पे किसी भी टाइप। तो वो चीज़ रहती है, थोड़ा प्रोसेस को आप बिलीव करिए और धीरे धीरे ग्रोथ करो। बिगनर्स में ये मिथ भी रहता है कि घर के खाने में प्रोटीन नहीं मिलता है। भाई इंडियन थाली में जितना जान है ना, मैं बचपन में जब मैंने स्टेट चैंपियनशिप भी जीतनी थी, नेशनल चैंपियन भी बन चुका था, डेडलिफ्ट भी विन किया था, और तब तक मैं प्रोटीन नहीं जानता था क्या होता है। मेरा कानपुर में मतलब मेरी एक फैमिली की दीदी है, उनका बेटा है, तो मैं वैसे मेरा भांजा है बट वो उससे एज में ज़्यादा है और सीनियर भी है इस फील्ड में। वो काफ़ी साल से जिम कर रहा है, अभी भी कर रहा है, और उसका अच्छा एथलेटिक करियर है। तो सबसे पहले मैंने उसे अप्रोच किया था प्रोटीन के लिए, तो उसने मुझे तब प्रोटीन दिलवाया था जब मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका था लाइफ में। वो भी ऑन का पहला लिया था हमने, 8,000 रुपये पेमेंट किया था उस टाइम पे, तब बहुत महंगा आता था, अब तो बहुत सस्ते में आ जाता है हाँ, और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब सोर्स भी अच्छे हैं, तो तब हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। प्रोटीन आ गया तो समझ लो ये होता था कि हाँ भाई दिवाली हो गई हमारी आज, ये होता था। 8-9 हज़ार रुपये बजट लगाना है, वहाँ जाना, लेके आना, काफ़ी ज़्यादा कानपुर में ही मिलता था। अभी आपने एक रिकॉर्ड बनाया है 60 सेकंड्स में अप्रॉक्स 68 टू 70 चिनअप्स का, जो कि अपने में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, या शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी एक्स्ट्रा आपने परफॉर्म किया। तो ये कैसे आप कर सके? मैं इसके पीछे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा मेरी बेसिक ट्रेनिंग को।
और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो माइंडसेट। मेरे दिमाग में चलता है कि जब मैं अप डाउन हो रहा हूँ ना, तो एक ट्रेन जा रही है किसी पटरी पे, वो भी अपनी हाई स्पीड में। तो जब मैं उस पे जाता हूँ तो मैं ये सोच लेता हूँ कि अब है नहीं दुनिया में कोई, मतलब मैं आपको पर्सनली बिलीव करता हूँ ये चीज़ है। तो चिनअप में कई लोगों से चिनअप किंग भी बोलते हैं, इंस्टा पे भी मेंशन किया हुआ है। तो उसमें प्रैक्टिस तो मैं करता नहीं ज़्यादा, एक साल में 4 या 5 बार प्रैक्टिस सेशन में जाता हूँ चिनअप्स के। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने जाता हूँ और मेरी लगभग एक इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड से सबसे ज़्यादा चिनअप चली जाती है। 100 भी मैंने करी हुई चिनअप, उसमें टाइम ज़्यादा लगती है। तो मैं फिर वो चीज़ में फोकस ना करके, ज़्यादा रेस्ट में फोकस ना करके, टाइमिंग और 1 मिनट में कितना ज़्यादा निकाल सकता हूँ रेस्ट, उस पर मैंने फोकस किया और ज़्यादा उसे बेटर करता गया। उसमें थोड़ा जेनेटिकली एडवांटेज ये है कि मेरी पुलिंग की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो पुलिंग करने में थोड़ा-सा मैं कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ, तो मैं ज़्यादा जल्दी कर पाता हूँ। अभी हम लोगों ने आपकी रिकॉर्ड लिस्ट देखी थी, जिसमें आपका बॉडी वेट था 70 केजी। उसमें आपने आर्म रेसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया, पावर लिफ्टिंग में भी पार्टिसिपेट किया और एज अ कैलिस्थेनिक भी परफॉर्म किया। तो एज अ बॉडी बिल्डर ये तीनों चीज़ें आप साथ में कैसे मैनेज कर ली आपने? मेरा भाई क्या रहता है कि जैसे मेरा ये मानना है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, उसे एक फील्ड में मतलब वो नहीं रहना चाहिए कि बस यहीं तक मेरा करियर सीमित। पर्टिकुलर एक गोल नहीं रखना एक चाहिए। एक गोल नहीं रखना चाहिए। इसका भी एक थोड़ा-सा अलग है सोचने का तरीका। गोल्स ऐसा नहीं आप हर फील्ड में ही मतलब गोल्स बना लो, ऐसा नहीं। बट क्या है कि आपको आना चाहिए। थोड़ा-सा आप जो है, आप ऐसा ज़माना है आज का कि एक फील्ड में कोई भी अच्छा है कि नहीं? आपको कम से कम 3 से 4 चीज़ों में बहुत अच्छा होना पड़ेगा। अगर आपको वो लेजेंडरी जो है स्टेट में स्टैंड करना है, लेजेंडरी स्टेट में अगर आप स्टैंड करते हैं, तो आपको कई चीज़ों में अच्छा होना पड़ेगा। आप अपने जो पूरा डे रहता है उसका शेड्यूल क्या रहता है, उसके बारे में कुछ बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मैं जिम नहीं ओपन किया था, हाँ। तो मैं एक ऐसी लाइफ़ जीता था, जिसमें मेरी ट्रेनिंग है, सोना है, पूरे दिन मस्ती भी। तो वो ऐसे रहता है 10 बजे उठ रहा हूँ, 11 बजे, 12 बजे भी उठ रहा हूँ कभी-कभी, जब यहाँ फर्रुखाबाद में था। तो ऐसा माइंड को ऐसा ट्रेन कर रखा है कि हर सिचुएशन में अडॉप्ट कर सकता हूँ। वो एन्जॉय वाला टाइम था तो वैसे काटा 1 डेढ़ साल का। और अभी जो मेरा चल रहा है, तो मुझे 4 बजे जिम खुद खोलना पड़ता है। 4:30 बजे मुझे उठना होता है। 5 बजे बंदे आते हैं, तो उससे आधे घंटे पहले मैं उठता हूँ। 4:30 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं अपना जिम का थोड़ा देखभाल करना, क्योंकि मैनेज भी मैं ही करता हूँ। ट्रेनर भी मैं हूँ, ओनर भी मैं हूँ, तो देखना पड़ता है कहाँ पे क्या चीज़ है। तो 5 बजे लोग आने लगते हैं, ट्रेनिंग कराना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा मूड बन जाता है अगर, तो 7-8 बजे तक मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। नहीं मूड बनता है तो शाम को करता हूँ, दोपहर में भी कर लेता हूँ। 11 बजे तक मैं जिम वहाँ पे रहती है मेरी, एक शिफ्ट में। सुबह वाली मीटिंग में 11 बजे तक पूरी रहती। उसके बीच मुझे कोई मिलने वाला आ रहा है तो मैं उसे टाइम देता हूँ। फिर 2 बजे वापस से फिर लड़के आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पास में लाइब्रेरी है जिम की। तो उसमें ये रहता है कि जो बंदे गाँव से आ रहे हैं, कोई दूर से आ रहे हैं, तो उन्हें वो टाइम मिल जाता है। हाँ। तो उनके लिए मैंने अलग एक बैच बना रखा है, तो उसमें आते हैं। आर्म रेसलिंग के बंदे 3 बजे से आने लगते हैं, उनकी अलग ट्रेनिंग होती है। पावर लिफ्टिंग के बंदे शाम को आते हैं, उनकी अलग ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे पूरा रात में 11 बज जाता है ऐसे ही करके ट्रेनिंग कराते-कराते। और उस बीच में मैं बहुत सीखता रहता हूँ सब लोगों से, और सिखाता भी रहता हूँ। कई नए लोग मिलते हैं, उनसे सीखने को मिलता है, सिखाने को भी मिलता है। तो ये शेड्यूल पूरे दिन का रहता है, डाइट का भी इसी बीच में मैनेज होता है। कुछ गलतियाँ आप पहले करते थे जी, जब आप बिगिनर थे, जी, और अभी आप खुद एक जिम ट्रेनर हैं, तो क्या अभी भी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आप परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल। मैं एक इंसान हूँ, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, मैं अभी भी गलतियाँ करता हूँ। बट मैं किसी दूसरे को वो गलतियाँ करने को नहीं बोलता हूँ, बट मेरी सबसे बड़ी गलती ये रहती है, मैं डाइट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ट्रेनिंग से अप्रोच ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ मेरा वर्कआउट चल रहा है, वो तो मैं पूरा कर लूँगा, बट मुझे अगर किसी फ्रेंड की कॉल आती है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ फिर। डाइट इनटेक आप पूरा नहीं? हाँ, पूरा नहीं करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा जेनेटिक फैक्टर भी है इसके बीच में कि मैं कवर कर लेता हूँ उस चीज़ को, बट मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर रिग्रेट है इस चीज़ का कि अपनी डाइट पूरी फॉलो नहीं करता हूँ। अभी आपसे हमने आइडल्स के बारे में बात की थी, तो आपने अपने आइडल्स बताए थे युवराज सिंह, जी, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली। जी, तो मुझे कन्फ्यूज़न ये था कि प्लेटफॉर्म आपका बॉडी बिल्डिंग है, जी। आइडल्स आपके क्रिकेटर्स हैं, ऐसा क्या है? ऐसा है ना कि कोई बॉडी बिल्डर से अगर उसके आप आइडल पूछो, तो वो आपको उसके फील्ड के बताएगा। फुटबॉल तो फुटबॉल वाला आइडल बताएगा। मैं क्या करता हूँ कि बंदे में कॉमन क्या है, वो देखता हूँ। हर फील्ड में मेरे आइडल, तो एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह और विराट कोहली, इन्हें क्यों प्रेफर करता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ, इन्हें ऊपर क्यों रखता हूँ। फर्स्ट युवराज सिंह की बात कर रहा हूँ, नेशनल उनका अपने नेशन का प्राइड है वो। उनकी फाइटिंग स्पिरिट मुझे बहुत पसंद है। फाइटिंग स्पिरिट। जी, कारण ये है कि उस बंदे को क्रेडिट नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का, फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो कैप्टन नहीं है, फिर भी वो नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलिया को खेल के जा रहा है। वो एक कैप्टन नहीं है, फिर भी वो 22 करके लगातार 6 छक्के मार के इंग्लैंड को बाहर कर रहा है वर्ल्ड कप में। तो कैंसर है उसको, उसे पता है। फाइनल मैच फिर भी खेल रहा है।
धोनी के बाद में भी था बैटिंग करने को, हम लोग आ रहे नहीं थे मैच जब आउट हो गए थे बड़े बड़े नाम, तो बॉलिंग भी अच्छी करी थी। हाँ। तो मैं ये मानता हूँ कि वो अपने फील्ड में इंडिया में लेजेंडरी स्टेट जो है उसका, तो वहाँ पे उसे फॉलो करता हूँ। एबीडी का ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो उसकी सोच है, टेम्परामेंट है, उसने चेंज करके रख दिया। उसने बैटिंग का स्टाइल ही चेंज कर दिया। जनरली लोग बोलते हैं कि बैलेंस रहता है तो शॉट अच्छा जाएगा, अनबैलेंस है फिर भी 6 मार रहा है ग्राउंड के बार में। अब किसी बॉलर को कहीं पे भी टारगेट करने का, उसके मतलब ये बात इंडिया में लोग बोलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे एक लेवल तक स्टेट होता है इंसान, वहाँ तक आके वो रुक जाता है। उसका ये था कि वो पूरे प्राइम में अपना, उसका पूरा करियर ही प्राइम रहा है, कहीं पे भी डाउनफॉल नहीं आया। दूसरी चीज़ ये कि मैं जो फॉलो करता हूँ उससे वो ये होता है कि वो बंदा जब बैटिंग करने आ रहा है तो ग्राउंड पे लोग बोलते थे कुछ भी पॉसिबल है। इंडिया के खिलाफ मैच है, इंडिया में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, फिर भी लोग उसके नाम से चैंट कर रहे हैं, जबकि धोनी, कोहली और रोहित अपने तीनों और युवराज सिंह पूरे इंडियन सुपरस्टार उस टीम में खेल रहे हैं, फिर भी आधा भारत और पूरा दक्षिण अफ्रीका उस बंदे को सपोर्ट कर रहा है। तो ये कैसे होता है भाई कि इसे एक ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की, और उसकी खुद की मेहनत है, टैलेंट है। तो टैलेंट की कदर मैं करता हूँ, इसीलिए उन्हें भी। और विराट का ये है कि भाई वो बंदा जो है उसके जब करियर का टफ टाइम आया तो मोस्टली जो उसने जितना अचीव किया हुआ है, आज के प्लेयर्स को देखो, उसे देखो, उसके रिकॉर्ड इतने ज़्यादा आ गए हैं उनसे। उसकी 80 से ज़्यादा सेंचुरीज है और किसी प्लेयर की 50 भी नहीं है, तो समझो कितना ज़्यादा है बाबा। वो कंपेयर करने कोई भी कर सकता है, बट वो चीज़ मैं थोड़ा सा उसे ज़्यादा एज देता हूँ कि कंटिन्यू आप टीवी में देख रहे हैं, अच्छा सा सीन दिखता है। ये ग्राउंड पे आप देखिए जब गर्मी ज़्यादा होती है कैसे एकदम रन के लिए भाग रहा है, 2-2 रन भाग भाग के ले रहा है, मेहनत कर रहा है बराबर, और कंटिन्यूसली कर रहा है 15 सालों से। तो मैं इस मेहनत का फ़ैन हूँ। ऋषु जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जिनकी हाइट बिलो 5.5 फीट होती है, या जो 5'10", 5'11", 6 फीट होते हैं, उन्हें अपनी फिजिक बनाने में इतना हार्ड वर्क क्यों करना पड़ता है? बिल्कुल, ये मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, अपने जिम से मैं देखता हूँ। और देखो ऊपर वाला ना जब किसी को बना के भेजता है नीचे, जो हमको जो जेनेटिक्स मिला होता है फादर से या जैसे भी जिस चीज़ों से होता है, वो हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट होता है। ठीक है, तो जैसे अभी एक हाइटेड बंदा है जिसकी 6 से ज़्यादा हाइट है, या 5'10", 5'11", 6 फीट अबव, तो उसका जो लिगामेंट टू लिगामेंट है ना, रिस्ट फोरआर्म तक का और इस लिगामेंट से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का, तो दूरी होती ज़्यादा होती है मेरी देख। ठीक है, तो या इस वजह से, हाँ, तो इस वजह से हमको जब वेट लिफ्ट करते हैं ना तो रेंज ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, और मसल्स का जो शेप होता है ना, वो एक टाइम से ही ग्रोथ होता है। आप समझिए, मेरा वेट 60 kg रहेगा बट मेरा मसल मास आपसे ज़्यादा दिखेगा, आपका 80 kg रहेगा फिर भी आपका कम दिखेगा, क्योंकि वो हाइट में पूरा फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है और पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब रहता है वो मसल मास। तो वहीं पे अगर एक बंदा जिसकी हाइट 6 फीट ज़्यादा, 6 फीट से भी ज़्यादा है और 5'5" है एक बंदे की, उन्हें अपनी हाइट का BMR ज़रूर निकालना चाहिए कि हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी। BMR बॉडी मास हाँ वही इंडेक्स। हाँ जो, हाँ तो इससे जो है वो निकलता है कि आपको कितना कैलोरी इंटेक करनी चाहिए। आप प्रॉपर जब वर्कआउट करेंगे तो आपको पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने तो खूबी दे रखी है, आप लंबे सामने वाले ने, तो वो तो आपके साथ एज है, बट छोटे वालों को ये दे रखी है जल्दी आपसे बॉडी बना लेगा। 0.8 से 0.B तक आपसे जल्दी वो वेट लिफ्ट कर सकता है, कम उसे रेंज ऑफ मोशन चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, भगवान सारी चीज़ें एक को दे नहीं सकता, तो बैलेंस बना के रखता है। किसी को कुछ दे दिया तो कमी भी दे दी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर हाइट कम रखी है हाँ तो उन्हें और अच्छा, किसी के बाल भी नहीं है उनसे वो बहुत ब्रिलियंट बना के भेज देंगे, तुम बेटा जाओ एग्जाम निकाल दो कोई भी, अगर वो सही डायरेक्शन में। तो मैं मानता हूँ जैसा रहते हर बंदे को ऊपर वाला एक अलग डिजाइन से बना के भेजता है, वो अपने टैलेंट में बेस्ट पार्ट देखे, अपने आप को बेस्ट जगह पे ले जाके देखे और उससे आगे बढ़ता रहे, तो फिर अच्छा रहता है। ऋषु जी, जो बिगनर्स हैं या जो टीनेजर्स हैं, वो अगर जिम ज्वाइन करना चाहे तो उनके लिए आप टिप्स दीजिए कि वो कैसे परफॉर्म करें डेली शेड्यूल, और डाइट का भी जो मिथ उन्होंने था कि प्रोटीन्स लेंगे तभी बॉडी बनेगी, वो क्लियर करिए। मैं सारा कुछ आपको बताऊं, पहले जब कोई बंदा जिम जाए हाँ, तो उसे ये हेजिटेशन निकालने देना चाहिए कि हाँ क्या है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ एक बार, जब मेरा डाउनफॉल आया था तो मैं जब जिम में गया, मैं अपने से ही बता रहा हूँ, तो मैं 2.5 kg डंबल नहीं लिफ्ट कर पा रहा था। वो जब इंटेस्टाइन में सूजन आई, ठीक है, तो उस बात तो वहाँ पे मुझे भी हेजिटेशन हुई। तो जब कोई, मैं समझ सकता हूँ जब बिगिनर बंदा जिम में जाता है तो क्या फील करता है, बहुत डिमोटिवेट फील करता है वो। किसी बॉडी वाले को देखता है तो कहता है यार कितना क्या है। तो ये चीज़ ज़रूर देखी कि वो भी एक दिन बिगिनर था, उसने भी कहीं से ऐसा पैदा नहीं हुआ था कोई भी। बर्थ जब हमारी होती तो हम लोग सब एक ही होते, सब सेम एक जैसे होते हैं। तो पहले वो जाए बेसिक फंडामेंटल कुछ पुशअप्स करे, नॉर्मली लोग को देखे थोड़ा,
पहले एक दो दिन उसकी वाइफ फील करे कि हाँ क्या होता है, पहले दिन से ही डाइट ना पूछने लग जाए, पहले दिन से ही वर्कआउट पूरा शेड्यूल, जब एकदम से सारा होता ना तब वहीं से डिमोटिवेट हो जाता है, तो कुछ चीज़ों में लैग कर जाता है, तो सोचता है यार वो तो डाइट छोड़ दिया, बनेगी ही नहीं बनेगी। तो वो एक एक चीज़ पर फोकस करे, आज पहले दिन चलेगा थोड़ा सा ही पुश करो खुद को, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, इंजॉय करो उस चीज़ को। आप बनाने गए, आप किसी लिए तो बनाने गए, आप मजे लेंगे, अगर उसमें आप बहुत जूझ रहे हैं, जूझो, ट्रेनिंग में जूझना चाहिए, बट सोचने में मत आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए उस चीज़ में कि बनेगा या नहीं बनेगा। इस चक्कर में आप कभी कभी जो इधर उधर भटक जाते हैं गलत रास्तों में, शॉर्टकट की तरफ भी जाते हैं, जाए तो शॉर्टकट पे नहीं आना चाहिए, तो एक डायरेक्शन में ही चलना चाहिए। और डाइट का ये होता है कि हो गई मिस, कोई दिक्कत नहीं, बिगिनिंग है। अगर आप किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर रहेंगे, जिनसे आप सब अवेलेबल रहते हैं ट्रेनर, तो आप उनसे पूछिए, जेन्युइन बंदा आपको सही राय देगा। आपका गेम होगा तो अलग, गेम में फिर एनहेंसमेंट चलता है, सबको पता है, तो गेम जब आप करेंगे तो एनहेंसमेंट पे जाना ही पड़ेगा आपको। दुनिया में से कोई एथलीट नहीं जो एनहेंसमेंट पे ना हो और गेम खेल रहा हो। तो उसेन बोल्ट का जो रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड 9.58 सेकेंड, वो 100 मीटर, तो कोई सोचता है कि नेचुरली पॉसिबल हो सकता है? कोई सोचता है कि 60 सेकेंड में 70 चिनअप नेचुरली लगाई जा सकती हैं? मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कुछ से मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वो चीज़ आप देखो। तो इन्हेंसमेंट भी तब होता है जब आप एक लेवल पर स्टेट करते हैं, अच्छे कोचिंग गाइडेंस बहुत ज़रूरी है उसमें। और जब कोई नया बंदा जाता है तो सिर्फ बेसिक्स पे ही ध्यान दे वो, और इन्जॉय करे, ट्रेनर के अंडर रहे ज़्यादातर, कोशिश करो। घर का भी खाना था। हाँ, घर का खाना जरूर खाना चाहिए शुरुआत में, कभी या सप्लीमेंट्स पे मत जाओ शुरुआत में। होता यही सेलर, मैं अपनी जिम में अब तक कोई प्रोटीन नहीं रखता हूँ, मुझसे कोई मांगेगा तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे डिमांड कर रहा है। तो पहला यही रीज़न रहता है कि आप जब जाइए तो पहले आप वर्कआउट पे ध्यान दो थोड़ा सा, मेहनत जब करोगे तो भूख आपकी बढ़ेगी, डाइट खाएंगे वो आपको न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा। सप्लीमेंट से आप पहले अपने आप को कुछ कर ले रहे हैं, रिजल्ट एक टाइम बाद रुक जाता है वो चीज़। आप क्या डाइट में लेते हैं अपनी? मेरी डाइट में रहता है कि मतलब कंपटीशन टाइम पे डिपेंड करता है। मैं आपको प्रोटीन, कार्ब, फैट इन सोर्स में बता रहा हूँ। तो जब मैं कंपटीशन ऑफ होता हूँ तो मैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ही लेता हूँ, सारी चीज़ें मैं खाता हूँ, फास्ट फूड भी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं कोई, मैं इंजॉय करता हूँ सारी चीज़ों। मैं इतना ज़्यादा नहीं रखता हूँ कि नहीं मुझे अगर 100 ग्राम लेना है तो 111 ना हो जाए या 101 ना हो जाए, इतना मैं नहीं सोचता हूँ। 110 भी चला जाता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्ब बढ़ जाता है ऑफ सीजन में, ट्रेनिंग ज़्यादा हैवी होती है। अब यहीं पे मुझे अगर कॉम्पिटिशन खेलना है, सपोज अभी मेरा 12 दिन बचे हुए, 12 दिन है, आज कितना डेट है, 5 6 कितना है, 7 है ना, तो मेरे 6 या 7 दिन है अभी स्टेट के, यूपी स्टेट का जो होने वाला है मेरा कंपटीशन, उसे सिलेक्शन ट्रायल है नेशनल्स का, दोबारा तो देना पड़ेगा मुझे वो। मुझे 3 kg लॉस करना है अब से वहाँ तक जाने में, तो मैं अब प्रॉपर डाइट पे ही रहूँगा। मैं दे दूँगा प्रोटीन इनटेक मेरा अच्छा हो, कार्ब सोर्स थोड़ा सा कम हो, जब कंपटीशन के लास्ट टाइम पे पहुँचूंगा स्टेज पे तब मैं बढ़ा दूंगा। वेट देने के बाद में सुबह शाम तक का वो 3 से 4 kg वेट गेन भी कर लूँ, इतना खा लूँगा, तो ऑब्जर्वेशन भी वैसी रहती है बॉडी की। बिगिनर्स जो जिन्होंने अभी करेंटली ज्वाइन की है, तो वो अपनी डेली के शेड्यूल में क्या डाइट प्लान रखें? बिल्कुल बेसिक चलना चाहिए उनको, बिल्कुल बेसिक्स। जैसे सपोज अगर वो 2 या 4 रोटियां खा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा सैलेड करना चाहिए। सैलेड बहुत अवॉइड करते हैं, फाइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं बॉडी को। ठीक है, थोड़ा सा उन्हें प्रोटीन्स के भी तरफ जाना चाहिए, सप्लीमेंट के थ्रू नहीं, नेचुरली। दाल थोड़ा ज़्यादा खाएं, ठीक है, और एग्स वगैरह ले गए, एग्स वगैरह ज़्यादा खाएं, थोड़ा सा खाना चाहिए उनको, खाना थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का जो रेशियो रहता है बॉडी का, तो अगर जितना वेट हमारा है उतने ग्राम अगर हम ले रहे हैं तो मेंटेन रहता है बॉडी वेट। अगर हमको किसी एथलेटिक फील्ड में जाना है तो उससे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लाइक मेरा है तो मेरा प्रोटीन इनटेक अभी 200 ग्राम है इस टाइम पे, बट मेरा बॉडी वेट 70 to 71 या 2 ऐसा है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए कि अभी उनका बॉडी वेट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उनको अभी अपने बॉडी वेट के बॉडी प्रोटीन, अपने बॉडी वेट रेशियो निकाल के उतनी चाहिए जितना केजी उनका वेट है, उससे अभी धीरे धीरे वो ग्रोथ करेंगे। अगर उन्होंने पहले दिन 200 ग्राम ले लिया, हो सकता है कल वो ब्लूटिंग कर जाए उनका पेट, वो कल को हॉस्पिटल में बैठे मिलेंगे, डाइजेशन में दिक्कत, हाँ दिक्कत आ सकती है। वो उन्हें थोड़ा सा बेसिक से ही चलना चाहिए, बहुत रस नहीं होना चाहिए इस चीज़ का, एकदम हमें करना है। अगर वो बिगिनर्स हार्ड ट्रेनिंग करेंगे तो उनकी वो भूख ऑटोमेटिक बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, बेसिक ट्रेनिंग से बढ़, जब भूख बढ़ेगी तो आप घर का डाइट, हाँ घर का डाइट आप खा सकते हैं। आप जब बाहर जाएँ फूड सिलेक्शन अच्छा रखें, दिमाग लगाना चाहिए। एक कोल्ड ड्रिंक आती है वो 70-80 रुपये की आती है, 100 की भी हो सकती है, ठीक है, 2 लीटर की, जो कि हम लोग एंजॉय करते हैं। दूध भी 50-60 रुपये लीटर आता है, 2 लीटर वो ले सकते हैं, दोनों लोग पी लो, 4-5 लोग, उससे ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। तो ये चीज़ें थोड़ा फूड सिलेक्शन है, महंगा नहीं, अच्छा खाना। हाँ, अच्छा खाना, बस आपका मेंटलिटी है कि आप कहाँ से, बस आपको डिसिप्लिन है। हाँ डिसिप्लिन। फ्रूट ले सकते हैं आप, तो आप बाहर जाके इन सब चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व करिए कि हमारे आसपास क्या उस टाइम पे अच्छा खाने को मिल रहा है। अब रात में 12-1 बज रहा है तब तो आप फ्रूट खाएंगे नहीं, ये चीज़ है।
विशु जी, आप हमारी ऑडियंस तथा यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मेरा सिंपल मैसेज है कि फॉलो योर पैशन, ठीक है। और दुनिया में कोई भी आपको आके बोलता रहे कि तुमसे हो नहीं पाएगा, या तुम कर नहीं पाओगे, या तुम लायक नहीं हो, झूठ बोल रहे हैं वो लोग, खुद नहीं कर पाए होंगे शायद, इसी वजह से बोल रहे हैं। तुम अपना आगे चलते जाना, और रुकावटें आएंगी, हेटर्स रहेंगे, डाउटर्स रहेंगे, बट आप एक खुद वो जो अपनी पर्सनालिटी खुद बनाओगे आगे चल के, अपने आप को कहीं देख रहे होगा लाइफ में, तो खुद ही आपको करना पड़ेगा, कोई आपके लिए करने नहीं आएगा। ये थाली आपको खुद लगानी है, खुद खाने के लिए, कोई लगा के नहीं देने वाला। तो मेहनत करो अपने सपनों के लिए खुद, और लड़ना बहुत पड़ेगा आपसे दुनिया से, बहुत आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके आगे आएगी, बिना स्ट्रगल के तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा लाइफ में। आजकल ऐसा एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप एक बार सेल्फ बिलीव रखो। कंपटीशन ज़्यादा मीन ऐसा नहीं कि सब लोग से आपका कंपटीशन है, हर फील्ड में आपका कंपटीशन ज़्यादा है, बट वो जो रेशियो है ना टॉप लेवल का, वो 5 ही 6 लोग हैं। हाँ, तो आपको उन्हीं को टारगेट करके चलना, आपको हर बंदे से कंपटीशन नहीं करना है कि इनसे मेरा, बस वो 4-5 बंदों को आप कंपटीशन मानिए। और जिस फील्ड में आप कर रहे हैं अच्छा, उस फील्ड के 1-2 आइडल आप ज़रूर रखिए जिनसे आप सीखें, उनके मेंटालिटी के बारे में, उनका माइंडसेट ज़रूर देखिए, और आगे बढ़ते जाइए। प्रोसेस को जो है ट्रस्ट करिए, बिलीव करिए, प्रोसेस आपकी ज़रूरी है। नहीं कि आप कल 10 कर रहे थे, आज आप 8 कर रहे, तो आप नहीं पहुँचोगे। 10 के बाद में 10.1 हो जाए अगर आने वाले 2 महीने तक, तो आप डिमोटिवेट ना होना, आप कहना जहाँ मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ। आइडल्स को अगर आप फॉलो करें तो उनकी मेंटेलिटी फॉलो करना है, ना कि उनका लाइफ स्टाइल नहीं फॉलो करना चाहिए। लाइफ स्टाइल में तो वो शेरवानी पहन रहा है, आपका बजट 100 रुपये है, तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाता। तो ये चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। आपका भी धन्यवाद, आपने पॉडकास्ट किया, बुलाया, काफ़ी अच्छा लगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक